नमस्कार साथियों, साहित्यविद केपीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 33वां भाग। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी। दिन भर बंद रहती। रात को भी अधिकतर देवीदीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती। पहले ही दिन 3 रुपये आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपये का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर नहीं जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपये जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज़्यादा नहीं होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपये आ जाते और सब खर्च निकाल कर 3-4 रुपये बचे रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपये न थे वह मजबूर था। रुपये आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की भी याद आई। देवीदीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गू के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियाँ लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 2-4 रुपये कमाने लगा हूँ, अब तो क्यों जान देती है। अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा। फिर मुझे जो सज़ा देना चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती। रमा दुकान पर नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी दल्ले को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह न होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भांप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त एक के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही, रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती। फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफ़ी है। यूँ मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवीदीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा। रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी। कोई कांस्टेबल न आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यूँ सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं। कोई यूँ सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है। शायद कोई खुफिया ही है। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता न था। नहीं उसी पर बैठ जाता। थोड़ी ही दूर चला कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामख्वाह सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों पुलिस वालों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। एक क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रही हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया, और बंदी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी जरूर। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी, यह उल्टे और तमाशा बन गई।
हाँ, तीनों मेरी ही तरफ ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है, वह शायद सब मेरा ही हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता, घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिल ही जाएगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा नहीं होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके ओसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सैसंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चौंकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनी चोर न होए तो तुमरी टांगन ते निकर जाए कब चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमको भी हो रहा है, फूरे के पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था, उसने रमानाथ को पुकारा, ओ जी पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा क्या नाम है। रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम साहा हो, नाम क्यों नहीं बताते। रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पढ़कर कहा, हीरा लाल। घर कहाँ है। घर, हाँ घर ही पूछते हैं। शाहजहाँपुर। कौन मोहल्ला। रमा शाहजहाँपुर न गया था, न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सैनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बंगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज़्यादा मनोरंजक होती है। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवीदीन इसी समय अफीम लेकर लौटा। यह जमाव देखकर वह भी वहां पर आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटते लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, है जमादार, यह क्या करते हो। यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो। तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं यह, कब से। देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेसी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है। देवीदीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया न होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुम भी मिले हो, नाव कहीं नहीं बतावत हो इनका। देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब ने जमाना पांडे, समझे, यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खामा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते। देवीदीन ने कातर नज़रों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा, रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, या एक घर का एक ससुराल का। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हुआ गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है ही, साफ है नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चल जाने में ही अपनी कुशलता दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो इसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि का न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवीदीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सारा भी हाथ से निकल गया। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।